हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बैच 2024 एंड 25। और इस बार का आपका लक्ष्य है पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायो का फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का। इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए चैप्टर पे चलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय लुईन हुक, न्यूक्लियस ऑफ द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, प्रोटोप्लाज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय परकिंजे। ये सब इसकी कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको आपको याद कर लेना है। बस थोड़ी सी मैं चीज़ आपको बता दे रहा हूँ इसके ऊपर कि रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स को डिस्कवर किया था वो डेड सेल्स थे। लुईन हुक ने जिन्हें किया वो लिविंग सेल्स थे, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है। और इन्होंने किया था उन्हें पॉन्ड वाटर में, यानी कि जो पॉन्ड का वाटर होता है, जो पानी होता है, उसमें इन्होंने उसे उन सेल्स को फाइंड किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक, अब आगे आते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और थी, इसमें सेल थ्योरी थी। सेल थ्योरी को भी हमने क्या किया है, थोड़ा सा पीछे डाला है, मतलब कि थोड़े आगे वाली स्लाइड्स में आपको मिलेगा, ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। ठीक, क्योंकि कई बच्चे से समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमने उसे थोड़ा सा आगे रखा हुआ है। अभी शायद पार्ट 2 में आपको पढ़ाया जाए। सो चलिए आगे चलते हैं। सेल क्या होता है? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन एंड दैट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। देखो सेल क्या होता है, हम जैसे कि जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्स एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू एक ग्रुप बनाते हैं, उसे हम ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन्स एक ग्रुप बनाते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इस तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आखिरी लाइन में तो वो लिखा हुआ है कि जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी को सेल बनाता है। और आगे क्या लिखा है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल जो है ना सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे कि एक घर है, घर में दीवार है यानी कि वॉल। ठीक है, उस वॉल में जो ब्रिक्स लगी हैं, उन ब्रिक्स को आप घर का स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से आप सेल को एक ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हो। सेल दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या होते हैं? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपको यहाँ जो डायग्राम दिया गया है ये है एनिमल सेल का डायग्राम। ठीक है, तो इसको आप देख लो। ठीक, इस तरीके से होता है। और इतने सारे पार्ट्स आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, आपको इतने सारे पार्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, इसमें तो कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। ठीक है, आपको इसमें से लेकिन काफ़ी हद तक पढ़ाए भी जाएंगे। जैसे कि आप लोग के लिए जो चीज़ें रहेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा अभी आगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो एक चीज़ और आती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब ये कैसे होता है तो सुनो। आपके उसमें थे दो टाइप के सेल होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल्स। यूनिसेलुलर होते हैं जिनके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल होता है, सिर्फ एक सेल। अमीबा हो गया, बैक्टीरियाज हो गई, इन सब में ये सब पाया जाता है। और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स, हमारे में बहुत मल्टीपल सेल्स होते हैं। प्लांट्स हो गए, उनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दो कैटेगरीज और होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इससे ज़्यादा सवाल उठते नहीं हैं, बट कभी कभार उठ जाते हैं। एक उसमें टेबल दिया गया है, उसको भी आपको फिल करना है। उसमें जो है यही सब है, यही चार टेबल्स हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस पूरी स्लाइड का इससे आपको बहुत आगे बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इसको अपने आप नोट्स में उतार सकते हो। यूकैरियोटिक जो होते हैं उनका थोड़ा साइज़ प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। यूकैरियोटिक का न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। अब ये न्यूक्लियर रीजन क्या होता है इसको भी हम बताएंगे। क्रोमोसोम क्या होता है इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, आगे, क्योंकि अभी हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये बस मैंने ऐसे ही डाल दिया ताकि आप लोग इसको जो है अपने नोट्स में उतार सको। ठीक, एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको चैप्टर का, क्योंकि पार्ट 1 है, इसे आप इंट्रोडक्टरी वीडियो मान सकते हो। अब आते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। आपके घर है, घर में घर की एक आउटर की दीवार होती है। ठीक है, वॉल होती है। ठीक है, यही काम सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। सेल को हम, सेल की दीवार को, यानी सेल की जो वॉल होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, चलो अभी इसको समझते हैं क्या है ये। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज
or permits the entry and exit of some material in and out of the cell, therefore it is called selectively permeable membrane. अब क्या है कि ये सारे ही मटेरियल को सेल के अंदर तो ले नहीं लेगा और सारे ही मटेरियल को सेल के बाहर तो जाए नहीं देगा, तो ये क्या करता है, ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर बुलाता है, सेलेक्टिव मटेरियल्स को बाहर भेजता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ गए। अब आते हैं इन दो प्रोसेस पे, और ये बहुत मेन प्रोसेस होते हैं, इसमें इनका काफ़ी रोल रहता है। देखो, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोसेस माने जाते हैं और इन पे भी क्वेश्चन उठते हैं काफ़ी। ठीक है, डिफ्यूजन कई लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन बाय इट्स ओन इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। मतलब कि क्या होता है, जब एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से एक चीज़ लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है अपने खुद की वजह से, बाय इट्स ओन, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे आपने इंसेंस स्टिक जलाई होगी, अगरबत्ती जैसे आप कहते हो, तो क्या होता है, आप उसे कोने में जलाते हो पर वो पूरे रूम में फैल जाती है, तो वो उसे आप फैला तो रहे नहीं हो, वो अपने आप फैल गई उसकी खुशबू। तो क्या हो रहा है कि एयर पार्टिकल्स में वो मिल के आगे मूवमेंट करके जाती है और पूरे में फैल जाती है, तो वो उसका खुद का मूवमेंट है फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसी तरीके से जब यही चीज़ वाटर पार्टिकल्स के साथ होती है, अब अगला देखो, उसमें सिर्फ इतना अंतर है, एयर पार्टिकल्स की जगह वाटर पार्टिकल आ गया है, तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस के ऊपर इसमें दिया गया है, ठीक है, तो ऑस्मोसिस होते हैं 3 टाइप के। आइए समझते हैं वो 3 टाइप के कौन से ऑस्मोसिस होते हैं। ऑस्मोसिस होते हैं 3 टाइप के, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, और इन तीनों को समझते हैं। तो हाइपोटोनिक को देखो, ये ज़्यादा लोगों को याद नहीं होता है, इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया हुआ था। हाइपो आप हिप्पो से बना सकते हो, हिप्पो और हाइपो। तो इसमें क्या होता है ना, सेल बहुत फूल जाता है, बहुत मोटा हो जाता है सेल इस कंडीशन में। तो क्या होता है, इन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। जब सेल के बाहर का जो सराउंडिंग है उसकी सेल से ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो हम जैसा कि जानते हैं मूवमेंट हमेशा हायर से लोअर होती है, तो अगर बाहर हायर है अंदर लोअर है, तो बाहर से अंदर जो सब्सटेंस है वो आ जाएगा, जिसकी वजह से सेल होगा वो फूल जाएगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक, वो हिप्पो बन गया है बेसिकली। ठीक है, आइसोटोनिक में जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि बाहर का भी जो है कंसंट्रेशन सेम है, अंदर का भी सेम है। हाइपर में क्या होगा, बाहर का बहुत हाइपर रहता है, बाहर का नहीं सॉरी सेल जो रहता है वो बहुत हाइपर रहता है, तो क्या होता है, सेल का हाई कंसंट्रेशन रहता है, बाहर का लो कंसंट्रेशन रहता है, तो सारा जो है वाटर है सेल के अंदर का वो बाहर चला जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है, पिचक जाता है। देखना चाहोगे कैसे हो जाता है, देखो फिर। तो सेल जो है वो पिचक जाता है एकदम, ठीक है, और ये कुछ कंडीशन बन जाती है। थोड़ा सा हो सकता है ब्लर आपको दिख रहा हो, क्योंकि थोड़ी सी इमेज ये बड़ी करी गई है, तो इसके पिक्सल थोड़े लूज़ हो गए हैं। ठीक, कोई बात नहीं, उससे भी इग्नोर करिए, इतना तो दिख रहा होगा ना आपको। हाइपरटोनिक का पहला केस है जिसमें देखो आप सेल जो है वो श्रिंक कर गया है, पतला हो गया है। H2O मतलब वाटर होता है, इतना सबको पता होगा। ठीक है, देखो उसमें दिखा रहे हैं 2 एरो बना हुआ है, वाटर जो है वो सारा बाहर निकल गया है, ठीक है, सेल के अंदर का। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई था, बाहर लो था, सारा पानी वहाँ चला गया। ठीक, आइसोटोनिक में जैसा था वैसा ही है, उतना ही H2O जा रहा है, उतना ही H2O आ रहा है। वहीं अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो वो देखो हल्का सा फूला हुआ है, ठीक है, हल्का सा फूला हुआ है। क्यों, क्योंकि बाहर से H2O अंदर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकता है कोई? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, यानी कि सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन होगा तो बाहर से पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हो वैक्यूल, इसमें एक वैक्यूल पार्ट है वो बड़ा हो गया काफ़ी। तो वैक्यूल अभी क्या होता है उसे हम समझेंगे, फिलहाल अभी हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, हमने पहले पार्ट में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही करने को बोला गया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हमने करा दिया है। इतना ही था आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक चीज़ और आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, वो होती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे, ER को। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उसका मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक, कोई ना कोई तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, प्रिपेयर बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, और इस बार तबाही मचा देना। ठीक, थैंक यू।